Hi, welcome back to another episode of Career Talkies with Abhilash, where we bring you real stories of grit, growth, and careers that inspire. I am your host, Abhilash Mohapatra, UPSC mentor and career change maker. And definitely continuing our UPSC success story series, today we have a very special story, a story of humility, hard work, and quiet excellence. We have with us Shubham Shukla, who is one of the top rankers in UPSC's 2024 result civil service examination. Welcome, Shubham. Thank you, sir. Thank you so much. Th- Thank you for accepting our invite in a very short notice. And I have so many things about you before we start the session today. Allow me to complete that. Sure, sir. Sure, sir. सो मैं चाहता हूँ आप अगर आपने कभी ये नाम सुना होगा रीवा। रीवा एक शहर है मध्य प्रदेश में। ये इट्स लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ मध्य प्रदेश और इसका एक बड़ा हिस्ट्री है, बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है। ये कहा जाता है लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स। वर्ल्ड का सबसे पहला वाइट टाइगर वॉज स्पॉटेड बाय महाराजा मार्तंड सिंह यहाँ रीवा में। ये और भी फेमस है गोविंदगढ़ फोर्ट पैलेस के लिए, रीवा फोर्ट के लिए और कियोटी वाटरफॉल के लिए। इसके साथ यहाँ से पहले भी हमारे देश के बड़े नायाब पर्सनैलिटीज जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने अपना एजुकेशन भी रीवा में किया। और आज के दिनों में रीवा जो न्यूज़ में आता है वो आता है सोलार एनर्जी के लिए और अपने क्लीन पावर इनिशिएटिव के लिए। और आज और अभी जो रीवा का न्यूज़ आ रहा है इन दिनों, वो आ रहा है सक्सेस स्टोरी शुभम शुक्ला की तरफ से। शुभम शुक्ला जो रीवा से हैं, उनका होम टाउन है। ही हैज़ बॉट द रीवा और सिटी ऑफ रीवा का इन द ग्लोबल मैप और द वर्ल्ड मैप। इनकी सक्सेस स्टोरी आज हमसे जानेंगे। पर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि एज अ बायोडाटा ही इज़ एन इंजीनियर फ्रॉम देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय इंदौर एंड ही हैज़ बीन वेरी गुड एट हिज एकेडमिक। ही वॉज अ स्कूल कैप्टन और करेंटली एज अ पब्लिक सर्वेंट ही इज ऑलरेडी सर्विंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर एट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और हमारे देश का सौभाग्य देखिए, इन्होंने भारत के जो वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप जो हांगकांग में हुआ था 2024 में, ही रिप्रेजेंटेड इंडिया एज अ टीम मैनेजर विद द टीम। एंड डेफिनेटली यंगस्टर लाइक हिम जो खिलाड़ियों को लेके जाते हैं, उनका मनोबल बहुत हाई होता है। और आपने देखा ही होगा पिछले दिनों में कई मैंने स्पोर्ट्स में भारत अपना नाम रोशन कर रहा है ग्लोबल स्टेज पे। आज हम जानेंगे उनकी जर्नी। रीवा से रायसाना कह दें कि कैसा भी आप कहना चाहें, एक जर्नी इस बात की है कि जहाँ से वो आते हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कामयाबी का सफ़र बनाया है, और अभी जिस तरीके से वो भारतीय प्रशासन में या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या सिविल सर्विसेज में एंट्री लेंगे, हमें बहुत उम्मीदें हैं कि देश आप जैसे युवाओं से बहुत बढ़िया चलेगा और बहुत ज़्यादा बढ़िया गवर्न होगा। तो थैंक यू शुभम। आज हम आपकी कहानी सुनेंगे, योर करियर टेल। एंड मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी हमें शुरुआत में अपना चाइल्डहुड के बारे में थोड़ी सी बता दें, योर स्कूल टू वर्क, आपकी स्कूलिंग, थोड़ी सी बैकग्राउंड, ताकि हम समझ पाए कि हाउ यू स्टार्टेड एंड हाउ डिड दिस ड्रीम ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और यूपीएससी गोल्स came to your mind. First of all, thank you so much, sir, for inviting me and giving me this platform. So thank you for that. Regarding my story from the childhood, sir. So like you told कि मेरा जन्म रीवा में हुआ और मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग जो है क्लास 12 तक रीवा में बाल भारती स्कूल से की। और सर कहीं न कहीं मेरे स्कूलिंग टाइम पे मेरे दादाजी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा मेरे अंदर। कि वो हमेशा ही मुझे अभी भी याद है कि जब मैं फर्स्ट क्लास में था, तो वो मुझे बहुत कठिन-कठिन पॉलिनॉमियल्स और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वो अलजेब्रा वगैरह देते थे। और तब मुझे काफ़ी इरिटेशन होती थी उस बात से कि यार मतलब मेरे दोस्त लोग मज़े कर रहे हैं या घूम रहे हैं एंड ये क्या है इतना कठिन है, ये मेरे से आ ही नहीं रहा है एंड देन ही यूज्ड टू स्कोल्ड मी आल्सो। सो बट अब रेट्रोस्पेक्टिवली मैं उसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ से वो मोमेंटम मेरा बना कि जहाँ पे आप
लंबे टाइम तक, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में शायद इतनी ज़रूरत नहीं होती है कि आप 2 घंटे, 3 घंटे में शायद आपकी पढ़ाई हो जाएगी। वहाँ पे वो मुझे 7-7, 8-8 घंटे बैठाए रहते थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मुझे मेरे में बैठने की आदत डले। क्योंकि फॉर द सिविल सर्विस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ आप कितना टाइम स्पैन अपनी स्टडी को दे सकते हो, कितने टाइम तक आप बैठ सकते हो। तो दैट ही वाज़ नॉट वेरी श्योर कि मैं सिविल सर्विसेज़ ही आगे करूँगा, बट दिस ही इनकल्केटेड मी इन एंड उसकी वजह से मुझे आगे चल कर के काफ़ी फ़ायदा हुआ। एंड हमेशा ही उन्होंने मेरे एकेडमिक्स का बहुत ध्यान रखा है कि क्लास में टॉप करना है या मतलब टॉप रैंकर्स में आना है, हमेशा एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बना के रखनी है, एंड दैट आई कंटिन्यूड ड्यूरिंग माय एंटायर स्कूलिंग। तो मैं हमेशा स्कूल्स में टॉपर रहा हूँ या फिर नॉट द टॉप रैंक बट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कहीं न कहीं मेरा रैंक रहता था और हमेशा वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कहीं न कहीं बना रहता था। तो वो कहीं न कहीं हेल्प करता है सर आगे भी कि जब भी आप कुछ अच्छा कुछ आगे भी आप कुछ ऐसे अपने करियर ऑप्शन को निकालना चाहते हो, तो आपको हमेशा लगता है कि यू आर नॉट बोर्न टू बी एन एवरेज। तो आप हमेशा वो ऑप्शंस को चुनते हो जहाँ पे आपको लगता है कि ये थोड़ा-सा मशक्कत हो सकती है, थोड़ा-सा मेहनत हो सकती है और थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन हो सकता है। तो वो चीज़ों को आप अपने आगे के करियर में चुन सकते हो। तो स्कूलिंग मेरा सर ऐसा ही रहा है जहाँ पे मेरे अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का इनकल्केशन हुआ है। एक लंबे स्पैन तक अपने एकेडमिक्स में ध्यान रखने की बात कही गई है और उसको मैंने कहीं न कहीं पालन किया है। और टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। टीचर्स भी हमेशा एनकरेज करते रहे हैं। इंग्लिश टीचर हो, हिंदी टीचर हो, हमेशा बोलते रहे हैं कि आप अच्छा लिखते हो, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट। तो इस प्रकार से वो एक कहीं न कहीं वो उन्होंने एनकरेज किया है और इस वजह से मैं यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। तो ऐसा रहा है सर मेरा स्कूलिंग का पूरा स्पैन कहीं न कहीं। आई थिंक बहुत अच्छा। मैं तो अपने ग्रैंडफादर को बहुत धन्यवाद कहूँगा, बिकॉज उनका स्ट्रिक्टनेस जो है, कभी मुझे लगता है इसलिए कभी आपने अपने अपने अंदर वो कमी नहीं महसूस की होगी कि जैसे बहुत सारे जो हमारे हिंदी भाषी स्टेट से लोग आते हैं, जब पढ़ाई की बात आती है, बिकॉज ग्रेजुएशन जो है अंग्रेजी में होती है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंग्लिश मीडियम का बहुत ये होता है, रुतबा होता है। या सोशल मीडिया में भी देख लें तो आईएएस इंटरव्यू के जो है सवाल जो है इंग्लिश में चल रहे होते हैं, जब ये स्टोरीज बनाई जाती हैं, तो सबसे पहला जो गिल्ट आता है हिंदी भाषा हमारे बच्चों में कि मेरा इंग्लिश बड़ा पुअर है, मेरा जो इंग्लिश है ना, मेरा कॉन्फिडेंस उसी में ही डाउन है। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि मतलब, वैसे आई आई कैंट सी इन यू, बट आई थिंक बिकॉज आपने बचपन में उसको होल्ड पकड़ लिया कि आई एम नॉट वीक, आई एम अबव एवरेज। बट मैक्सिमम पीपल फ्लटर और जिनका पैर फंसता है इन्हीं जगह पे, पढ़ाई लिखाई में इतना नहीं, कि स्कोरिंग में इतना नहीं, बट इंग्लिश का बात करना या इंग्लिश में लिखना या इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस करना, उसी के डर की वजह से वो अपने आप का जो बेहतरीन सेल्फ है वो वहाँ नहीं पहुँच पाता। तो आई थिंक आपका जो स्टोरी है, मुझे एक तरीके से वो भी लगता है कि बिकॉज यू डेंट फियर इट, you didn't fear going to Indore for your higher education. You didn't fear going outside your rivers to explore your opportunities. ये सारी क्वालिटीज आर मेकिंग यू a lot different than जो मतलब आज के डेट में मतलब चैलेंज फेस करते हैं लोग, अकेले रहने में प्रॉब्लम है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर जर्नी इन दैट सेंस ऑल्सो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हर साल आपने एक एक बैरियर तोड़ा है और एक नए तरीके से अप्रोच किया है। थोड़ी सी अगर आप उस पर लाइट दे दें। सर रिगार्डिंग द लैंग्वेज इशू और ये सब चीज़ें, तो सर क्योंकि मैं एक प्राइवेट स्कूल से आई वाज़ ब्लेस्ड एंड फॉर्च्यूनेट इनफ कि मेरा जो स्कूलिंग हुआ है वो प्राइवेट स्कूल से हुआ है जहाँ पे इंग्लिश का कहीं न कहीं ध्यान रखा जाता था। लेकिन क्योंकि सर हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे हिंदी का ही प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं वो रहता है। तो लिखने में तो सर मैं हमेशा से ठीक-ठाक रहा हूँ इंग्लिश में, तो मैंने अपना मेंस मैंने इंग्लिश में ही लिखा। लेकिन सर फिर जब इंटरव्यू देने की बारी आई, तो मैंने अपना पहला इंटरव्यू 2020 में दिया, अपना दूसरा इंटरव्यू 2022 में दिया और फिर अपना तीसरा इंटरव्यू मैंने 2024 में दिया। तो जब मैंने 2020 में दिया तो क्योंकि सर जैसा आपने बोला कि हमें दिखता ही है कि लोग इंग्लिश में बोलते हैं और कहीं न कहीं एक मिथ रहता है कि जो कि उस टाइम पे था मेरे अंदर भी कि जो हिंदी में इंटरव्यूज़ देते हैं उनको कम नंबर मिल जाते हैं या उनका नंबर कट जाते हैं। तो मैंने भी इस चक्कर में मैंने पहला अपना इंटरव्यू इंग्लिश में दे दिया। और जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो फिर मुझे लगा कि शायद ऐसा नहीं कि मैं लैंग्वेज में वीक हूँ,
लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना सर कि जैसे हम जब बात करते हैं तो कुछ बातों को हम ज़्यादा इमोशन से अपनी मातृभाषा में समझा पाते हैं, बजाए कि इंग्लिश में, क्योंकि कभी-कभी इंग्लिश में आप जब बोलते हो तो वो काफ़ी फ्लावरी या काफ़ी अजीब-सा लगता है कि आप शायद ढोंग कर रहे हो। तो ये कहीं न कहीं मेरे साथ पहले इंटरव्यू में मेरे को प्रॉब्लम हुई, एंड बिकॉज़ ऑफ व्हिच मेरे को 138 मार्क्स मिले अपने पहले इंटरव्यू में, एंड व्हिच एक्चुअली जिसने मेरे अपने रिज़ल्ट को रोक दिया। सो देन जब मेरा दूसरा इंटरव्यू आया तो आई वाज़ वेरी श्योर कि मुझे हिंदी में इस बार इंटरव्यू देना है, कि थोड़ी बहुत जो ऊपर-नीचे लैंग्वेज की वज़ह से होता है, वो ना हो। एंड इन 2022 आई अगेन गेव माय इंटरव्यू इन हिंदी। अनफॉर्च्यूनेटली उसमें भी नंबर नहीं मिले मुझे। आई गॉट 160 ओनली, बट 138 इससे से बेहतर था। 160 फिर भी इम्प्रूवमेंट है। देन इन 2024 अगेन देयर वर लॉट मेनी पीपल हू वर सेइंग कि इंग्लिश हिंदी का इतना रोल नहीं रहता है, तो इन व्हिचएवर लैंग्वेज यू आर कॉन्फिडेंट यू शुड गिव। देन अगेन आई चोज़ हिंदी, एंड दिस टाइम आई गॉट 185। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी या बड़े ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं लैंग्वेज का। इट इज जस्ट द लैंग्वेज इन विच यू आर कंफर्टेबल। लेकिन सर क्योंकि होता है कि जनरल मास जो आता है वो एक इंग्लिश का ही आता है, तो हमें इतने हिंदी भाषी एग्जाम्पल्स मिलते नहीं है। तो फिर एक जनरल ट्रेंड के हिसाब से हम अपने कुछ कभी-कभी जैसे 2020 में किया कि हम अपने ऑप्शन चुन लेते हैं और फिर आपको समझ में आता है इसमें तो आपकी गलती हो गई। तो मुझे लगता है कि और बच्चे अगर हम ऐसे बैकग्राउंड से आएँगे और ऐसे बच्चे हाइलाइट होंगे, तो लोगों को और समझ में आएगा और लोग जो है और स्ट्रैटेजिक डिसीज़न्स ऐसी जगहों पे भी ले पाएँगे। आई थिंक अभी मैं इसी पार्ट पे आना चाहता था, इन दिस पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। थोड़ी सी आप ऑल द फेजेस ऑफ एग्जाम, प्रीलिम्स और फिर मेंस और इंटरव्यू, थोड़ी सी आप उसकी तरफ अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, कैसी आपकी जर्नी थी। थोड़ी सी ये भी बताइएगा, जैसे अभी प्रीलिम्स आने भी वाला है, तो लोग सोचते हैं, मतलब आई यू हैव देयर ओन परसेप्शन। एंड ऑल्सो वन मोर एस्पेक्ट जो आपने अभी जस्ट हाईलाइट किया कि एक आप जिस तरीके से एक मिथ में सोच के चले थे कि ऐसा ऐसा होता होगा, और जब आप खुद करते गए तो रियलाइज कि यार ये तो मतलब ऐसे हवाई बातें हैं, एक्चुअली में तो ऐसा होता नहीं, करना तो रियलिटी तो ये है। तो ऑप्शनल, व्हाट इज योर ऑप्शन, हाउ डिड यू चूज इट, ये वाले पार्ट इस फेज में आप हम ये सुनना चाहें। Okay. So regarding first of all my journey of the prelims, mains and interview. So sir, I got a very good friend, very good friend in my college. जब मैं कॉलेज में था तो इसका भी पहले का मैं एक बैकग्राउंड देता हूँ कि हाउ आई केम और हाउ आई न्यू कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है या कैसे मैं सर्विस में जाना चाहता हूँ। तो सर इनिशियली लेवल पे ड्यूरिंग माय स्कूल टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। आई वाज़ नॉट इवन नोइंग कि व्हाट एन आईएएस इज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और फिर मेरा ये हुआ कि फिर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि मेरा हमेशा से ये रहा है कि आई एम नॉट बोर्न टू बी एन एवरेज। तो जब मैं 10th के बाद गया 11th-12th में, तो वहाँ पे फिर हमें ऑप्शंस मिले कि आप क्या सब्जेक्ट चुनना चाहते हो। तो बिकॉज़ एक जनरल ट्रेंड था कि जो जिनके नंबर थोड़ा अच्छे आ जाते हैं, परसेंटेज ठीक आ जाते हैं, तो दे चूज़ मैथ्स और पीसीएम लेकर के फिर वो इंजीनियरिंग करते हैं। मेरे दादाजी खुद एक सिविल इंजीनियर रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा-सा इनकलकेट किया मेरे अंदर कि पीसीएम लेना है और जो है आपको सब्जेक्ट्स लेकर के आगे बढ़ना है। देन 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 फिर मैंने 11th-12th में पीसीएम लिया। आई स्ट्रगल देयर, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं रेट्रोस्पेक्टिवली देखूँ तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली आई कुड हैव डन बेटर इन बायोलॉजी और आई कुड हैव डन बेटर इन आर्ट्स। बट अगेन वो एक लैक ऑफ अवेयरनेस कहीं न कहीं थी और एक जनरल ट्रेंड जो चलता है उसको वहीं हम कॉपी कर लेते हैं। तो वहाँ पे फिर मैंने पीसीएम ली और फिर पीसीएम के बाद आपके पास एक ऑप्शन जो बचता है टू गो इनटू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, दैट इज़ आईटी जेईई। तो 11th-12th मैंने पढ़ाई की। 12th के बाद आई थॉट कि 1 साल का ड्रॉप करते हैं टू गो टू कोटा लाइक द अगेन द जनरल ट्रेंड। आई वेंट टू द कोटा एंड वहाँ पे गया सर मैं, वहाँ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। मतलब आई वाज़ डिसेंट इनफ इन स्टडीज़ एंड एकेडमिक्स, लेकिन अब जब वहाँ के बच्चों से आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलता है यार कि आपका तो बेसिक ही बहुत पुअर है। मतलब आपका बेसिक में ही इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है। देन 1 साल में ही वो 11th-12th का पूरा बहुत जल्दी-जल्दी वो करवाते हैं। और दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट आउटसाइड माय होम और एक अलग शहर में रह कर के, घर वालों से दूर रह कर के आप पढ़ाई कर रहे हो। तो इट बिकम्स वेरी टफ। हेल्थ वाइज भी मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हुई, मेंटली भी काफी ट्रेनिंग था, एंड देन आपके होमवर्क छूट रहे हैं और आपका एक बार जब होमवर्क छूट गया तो वो छूट ही गया। फिर आप उसको आप वापस से आकर के कवर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज टू मच।
बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब का हुआ एंड बिकॉज़ ऑफ व्हिच मैं उस लेवल का परफ़ॉर्म नहीं कर पाया इन माय आईटी जेईई। तो मुझे आईटी जेईई नहीं मिला। आई गॉट अ डिसेंट इनफ कॉलेज थ्रू जेईई मेन्स एंड फिर मेरे पास ऑप्शन था एंड आई नो दिस डेट बिकॉज़ मुझे अभी भी याद है इन 2015 I was in Jaipur after my JEE advance and the advance was very tough. My mother and father was with me और मुझे पता था कि ये एडवांस तो मेरा काफ़ी ख़राब हो गया है और मतलब इसमें कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। देन मम्मी-पापा मेरे को बोले कि आप जयपुर चलो घूम आते हैं हम। मैं बोला मम्मी मुझे रूम पे ही रहना है, मुझे थोड़ा वक़्त चाहिए, मतलब आप लोग घूमो। एंड फिर मैं लिटरली बता रहा हूँ व्हाट आई सर्च्ड इन माय फ़ोन दैट टाइम कि व्हाट अ स्टूडेंट कैन डू आफ्टर college to do something good, something that was something which I wrote, and there that IAS came, Indian Administrative Service or something। और उस टाइम तक सर मेरा मिथ था कि अच्छा जो जनरली इंटरव्यूज चलते थे आईएएस वगैरह के कि उसमें पूछ रहे हैं कि मतलब वो बहुत अजीब से सवाल होते हैं ना कि अंडा पहले आया कि इस टाइप की चीजें तो और आफ्टर गोइंग इनटू कोटा और समथिंग आई थॉट कि यार मतलब मेरा ना आईक्यू लेवल बहुत सारे बच्चों से थोड़ा कमजोर है बिकॉज वो सब एग्जाम्स ना आपको इतने प्रेशर पे डाल देते हैं कि यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ कि तो मुझे लगा यार ऐसे सवाल पूछेंगे तो यहाँ तो मैं फिर से खराब कर दूंगा लेकिन that I was very sure कि after failure in IIT JEE and before my engineering also I was very sure कि यार technical aspect या technical field is not one of the thing which I am made for। आई कैन डू समथिंग गुड इन द नॉन टेक्निकल फील्ड लेकिन टेक्निकल में तो मैं अच्छा नहीं कर सकता हूँ लेकिन सर ये भी था कि बिकॉज आई हैव टेकन अ ड्रॉप नाउ मेरे को डिसेंट कॉलेज भी मिल रहा है अब मैं घर वालों को कैसे समझाऊं कि मुझे इंजीनियरिंग करनी ही नहीं है मुझे आप डीयू भेज दो या कहीं भेज दो और मैं वहां से कुछ करना चाहता हूँ देन आई डिसाइडेड कि यार इंजीनियरिंग इतना खराब ऑप्शन भी नहीं है मतलब एक आप डिसेंट इनफ पढ़ाई करोगे तो आपको कुछ मिल जाएगा एंड पैरेलली आप कर तो कुछ भी सकते हो बिकॉज देयर लॉट ऑफ इंजीनियर्स हु क्रैक द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो वहां पे कहीं ना कहीं सर मेरे अंदर थोड़ा सा आया कि अच्छा आईएएस इज समथिंग जो मैं कर सकता हूँ देन आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है देखते हैं फिर मैं ढूंढने लग गया देन फिर मुझे टॉपर मिले जैसे टीना डाबी उस टाइम पे एकदम टॉपर निकली हुई थी तो 2013-14 में टीना डाबी अथवा आमिर इन लोग काफी टॉपर्स थे तो मैं उनके देखने लग गया इंटरव्यूज वगैरह कि कैसे वो पढ़ाई करते हैं देन दे टॉक अबाउट द एनसीईआरटीज और ये सब करना है तो आई लिटरली नो कि बिफोर इवन माय कॉलेज काउंसलिंग मेरा कॉलेज काउंसलिंग चल रहा था और मैंने सारे एनसीईआरटी 6 से 12 तक का प्रिंट आउट निकलवा लिया और एकदम कि अब तो करना है कुछ भी करके तो वहां से कुछ सर जर्नी चालू हुआ मेरा और फिर धीरे धीरे करके इन द कॉलेज टाइम आई मेट विथ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड और उसने बोला कि मेरा कॉलेज टाइम पे ये हो गया था कि सिंस कोटा एक्सपीरियंस की कोचिंग नहीं करूंगा मैं और मुझे अपने से करना है देन आई मेट विथ माई फ्रेंड ही वॉज सेइंग कि यार मैं तो जा रहा हूँ कोचिंग और तुझे करनी है तो तू देख ले नहीं तो अपन तो करेंगे फिर वो होता है ना सर एक फोमो कि यार वो कोचिंग कर रहा है और अब मैं नहीं कर पाऊंगा देन इट बिकम्स एन इशू एंड एवरीथिंग तो आई ऑल्सो डिसाइडेड कि थोड़ा सा कोचिंग कर लेना चाहिए एंड लकीली विच कॉलेज आई गॉट तो वहां पे सर थोड़ा सा ऐसा होता था कि वहां पे थोड़ा टाइम मिलता था हमें हमारे लेक्चर्स वगैरह थोड़ा ऑन ऑफ का टाइप के चलते थे तो एक लंबा स्पैन मिलता था जहाँ पे आप कोचिंग वगैरह कर लेते हो देन इन थर्ड ईयर आई डिड माई कोचिंग मैं थर्ड ईयर में कोचिंग मैंने ले ली फ्रॉम द खान स्टडी ग्रुप इन इंदौर ओनली एंड वो एक अच्छा फाउंडेशन कहीं ना कहीं बिल्डअप किया कि आप बहुत और बिकॉज ऑफ माई आई टी जेई एक्सपीरियंस अगेन आई वॉज वेरी श्योर कि एन अर्ली बर्ड कैचेस दी वॉर्म आई वॉज वेरी श्योर बिकॉज अगर मैं शायद 10th के बाद कोटा गया होता या प्रोबेबली मैं 11th 12th में बहुत थोड़ा और मेहनत किया होता तो मेरे को ड्रॉप ईयर फिर भी इजी हो जाता ड्रॉप ईयर मेरे को डिफिकल्ट इसलिए होगा बिकॉज 12th तक अपन कुछ ज्यादा किए नहीं तो यहाँ पे मुझे था कि अपने को जो भी करना है जल्दी चालू करना है तो फ्रॉम द सिंस द बिफोर द काउंसलिंग स्टार्ट आई डिसाइडेड कि मैं एनसीईआरटी वगैरह पढ़ूंगा लेकिन फिर वो इतना हो नहीं पाता आप फिर कॉलेज के माहौल में ढल जाते हो और फिर चीजें हो नहीं पाती तो फिर वो जब हमने कोचिंग की तो वो एक आपको पुश देता है कि आपको इतना होमवर्क करना है और होमवर्क वगैरह से अपन पहले भी डरते थे कि अगर होमवर्क छूट गया तो वो छूट गया बिकॉज ऑफ अगेन द कोटा एक्सपीरियंस तो वो वहां पे मैं थोड़ा सा काफी पंचुअल रहता था कि जो सर ने बोला है जो आंसर लिख करके बोला है जितना उन्होंने पढ़ा दिया वो उसी दिन कैसे भी करके पढ़ लेना है
एंड माय फ्रेंड आल्सो वाज वेरी कमिटेड एंड वेरी डेडिकेटेड। तो हम एक स्कूटी में जाते थे और वो पूरा समरी रिवाइज करता था कि कल क्या पढ़ाया है, फिर उसको मैं बताता था और मैं उसको बताता था। तो इस प्रकार का मतलब काफ़ी एक अच्छा सहयोग रहा दोस्त का। एंड देन कॉलेज में हमने ऐसे किया। फिर 2019 आई ग्रेजुएटेड एंड 2019 ओनली आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट। आई वाज वेरी श्योर कि मेरी तैयारी ठीक-ठाक है और हो जाएगा प्रीलिम्स। अनफॉर्च्यूनेटली आई फेल्ड इन द प्रीलिम्स। तब और उस टाइम पे हमें सर समझ नहीं थी कि कितने क्वेश्चन करने रहते हैं, क्या करना रहता है, बिकॉज़ ऐसा कुछ था नहीं। तो दैट ईयर आई अटेम्प्टेड जस्ट 73 क्वेश्चन एंड इन 73 क्वेश्चन ओनली आई वाज़ श्योर कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा। फिर वो कितने बड़े मिथ में था मैं। फिर जब रिज़ल्ट आया तो लगा कि नहीं, आपको थोड़ा तैयारी की ज़रूरत है। तब तक मेरा ऑप्शनल मैंने कुछ भी चालू भी नहीं किया था। एंड इन बिटवीन ओनली एक बहुत स्लाइट जैसे लोग ऑप्शनल के लिए भी बोलते हैं कि आप ऑप्शनल कैसे डिसाइड करते हो? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे दोस्त ने बोला, अगेन दैट फ्रेंड व्हिच आई एम रेफरिंग, कि वो दोस्त ने बोला कि मेरे पापा बोल रहे हैं कि तू एंथ्रोपोलॉजी ले ले। मतलब उस वो अपने लिए बोल रहे थे, मेरे पापा बोल रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी ले ले, क्योंकि उस टाइम पे एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी डिमांडिंग में था और 360 370 नंबर लोगों के आ रहे थे। तो मैंने बोला कि भाई अगर तू एंथ्रोपोलॉजी लेगा तो मैं भी एंथ्रोपोलॉजी ले लूँगा। एंड 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 देयर वाज़ नो गोइंग बैक फ्रॉम देयर, कि हमने विद इन 5 सेकंड्स हमने डिसाइड किया अपना ऑप्शनल विदाउट इवन नोइंग द सब्जेक्ट व्हाट सब्जेक्ट इज़। और हमने एंथ्रोपोलॉजी डिसाइड कर लिया बिकॉज़ वी वर वेरी क्लियर कि हमें एग्ज़ाम निकालना है। और आपको एग्ज़ाम निकालने के कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और आपको पढ़ना है बस। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो हमने ऐसे अपना ऑप्शनल डिसाइड किया एंड देन 2019 के बाद जब एग्ज़ाम हमारा क्लियर नहीं हुआ प्री, तो अगेन मी एंड माय फ्रेंड डिसाइडेड कि हम दिल्ली जाते हैं और दिल्ली पे हम को क्लासेस लेंगे ऑप्शनल की। एंड फिर वहाँ पे हम देखेंगे क्या रहता है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह लिखेंगे। एंड देन फिर 2019 वाला जो टाइम था दिल्ली वाला, इट वाज़ अ पीक टाइम फॉर अस। मुझे अभी भी याद है कि हम एक फ्लैट पे रहते थे, हम 3 लोग रहते थे और मैं और मेरा दोस्त हम एक रूम शेयर करते थे। और एकदम मतलब पूरा स्ट्रैटेजी प्लान कि किस प्रकार से हमें कब तक अपने टेस्ट खत्म कर लेने हैं, कब तक हमें अपना ऑप्शनल खत्म कर लेना है, फिर ऑप्शनल के टेस्ट लिखने हैं, फिर हमें प्रीलिम्स मोड पे स्विच करना है। एंड इन 2020 आई अगेन गिव द अटेम्प्ट, मेरा प्री हुआ, मेंस हुआ और आई रीच्ड टिल द इंटरव्यू स्टेज अगेन, व्हिच आई वाज़ रेफरिंग अर्लियर कि इंटरव्यू में बिकॉज़ ऑफ द पुअर अवेयरनेस मेरे 138 मार्क्स आए इंटरव्यू में, बिकॉज़ ऑफ व्हिच मेरे मेंस में उस बार भी 780s के आसपास थे। इट वाज़ अ डिसेंट इनफ स्कोर इन मेंस। और फिर 21 में उस टाइम पे मेरे दोस्त का नहीं हुआ, उसका प्री रुक गया था। तो आई आई रिमेंबर दैट डे आल्सो कि जब मेरा प्री हुआ है और आई वाज़ क्राइंग फॉर हिम बिकॉज़ हमने सोचा था कि हम साथ में अकेडमी जाएँगे एंड वी विल डू एवरीथिंग और साथ में हम मज़े करेंगे। उसका प्री नहीं हुआ तो वो ड्रीम कहीं न कहीं वो शैटर हो गया। तो फिर मतलब फिर मैं अकेले-अकेले टिल द इंटरव्यू में गया। फिर जब इंटरव्यू नहीं हुआ तो देयर वाज़ दिस थिंग कि यार नहीं हुआ, लेकिन वो एक अंदर से वो भी था कि यार शायद मैं और मेरा दोस्त साथ में जाएँगे बिकॉज़ वी विल बी अगेन राइटिंग द एग्ज़ाम। तो फिर हमने 2021 में वापस से प्री दिया एंड दिस टाइम मेरा प्री आउट हो गया मैं। बिकॉज़ वो 10 दिन का समय रहता है और आपका जस्ट 24 सितंबर को मेरा मेंस था और सॉरी इंटरव्यू था, रिज़ल्ट आया 25 को एंड 10th को अक्टूबर को मेरा प्री था। एंड दैट टाइम आल्सो एक फैमिली में इश्यू हो गया, माय दादी आल्सो डाइड ड्यूरिंग दैट फेज़, तो वो थोड़ा एक रफ पैच था। और फिर हमने फिर से प्रीलिम्स दिया और प्रीलिम्स में मैं प्रीलिम्स आउट। जब रिज़ल्ट आया बाद में 2022 में तो मैंने देखा कि इट वाज़ जस्ट सम पॉइंट्स में वजह से 87 वाज़ समथिंग वाज़ कट ऑफ, आई गॉट 86 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो इस वजह से मेरा प्रीलिम्स अगेन 21 आउट। उस टाइम पे मेरा दोस्त ने दिया, वो प्री इन, मेंस इन, इंटरव्यू तक गया, ही वाज़ इंटरव्यू आउट। तो इस प्रकार का जर्नी फिर अगेन 22 में हम साथ में दिए, वी प्री इन, मेंस इन, फिर हम इंटरव्यू तक गए। आई वाज़ आउट इन इंटरव्यू, ही गॉट 153 रैंक इन द इंटरव्यू। एंड देन फिर 22 के बाद आई कंप्लीटली शैटर्ड बिकॉज़ आई वाज़ वेरी श्योर कि मेरा मेंस बहुत अच्छा गया है, इंटरव्यू ठीक गया है एंड दैट ईयर आई गॉट 951 मार्क्स, कट ऑफ वाज़ 960, सो आई मिस्ड बाय 9 मार्क्स दैट टाइम। सो इट वाज़ वेरी ट्रबलिंग ईयर फॉर मी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब आप आपको लग रहा है आपका हो जाएगा, आपने सब कुछ सही कर लिया एंड स्टिल आपका नहीं हुआ। तो 23 अगेन फिर वो 2 दिन बाद प्रीलिम्स था एंड बिकॉज़ ऑफ दैट 21 एक्सपीरियंस कि यार जब बहुत कम टाइम में प्रीलिम्स होता है, मेरा प्रीलिम्स आउट हो जाता है। उसके बाद अब आपको आपको अपने अटेम्प्ट्स भी बहुत कॉशियसली यूज़ करना है बिकॉज़ यू हैव द लिमिटेड अटेम्प्ट्स।
तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे प्री देना है, नहीं देना है, व्हाट आई शुड डू। तो मतलब ये था थोड़ा। फिर मुझे अभी भी याद है कि आई कंप्लीटली ब्रोक डाउन दैट टाइम कि रिज़ल्ट आया एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है एंड आई वाज़ क्राइंग। आई रिमेंबर दैट डे कि जब प्रीलिम्स की सुबह थी, जिस दिन प्रीलिम्स था उसकी सुबह आई वाज़ डिस्कसिंग विद माय मदर कि मम्मी मुझे क्या करना चाहिए? मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कैन नॉट वेट फॉर 1 ईयर बिकॉज़ अगर आपने प्रीलिम्स नहीं दिया, यू डोंट हैव एनीथिंग, you don't have any job or something, and you just have to wait for 1 year, तो what I will do। और आगे भी श्योरिटी नहीं है बिकॉज यू आर नॉट वेरी श्योर कि कब आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो 21 में, सॉरी इन 23, मम्मी ने बोला कि अब मैं क्या बोलूं, तुम्हें ज्यादा समझ है, व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू वांट टू डू। फिर मैंने लोगों से डिस्कस किया, देन लॉट ऑफ मेंटोर्स एंड एवरीवन, तो दे सेड कि 1 ईयर डज नॉट मैटर इतना ज्यादा जर्नी में। अगर आपका आपका नहीं हुआ प्री, तो आपके पास बहुत प्रेशर हो जाएगा इन योर लास्ट अटेम्प्ट, फिर वो और दिक्कत होगी। तो अगर आपका आप श्योर नहीं हो एग्जाम के लिए, तो यू शुड वेट। देन विद वेरी हैवी हार्ट आई एम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रीलिम्स में ऐसा भी दिन कभी आएगा कि जब मैं प्रीलिम्स नहीं दे रहा हूँ डिस्पाइट नॉट हैविंग माय सिलेक्शन। तो 23 में मैंने प्रीलिम्स नहीं दिया, और 23 वाज एकदम मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड लकीली 23 में फिर अगस्त में टाइम चेंजेस, जो हम बात भी कर रहे थे कि आपके जब सितारे अलाइंड होने चालू होते हैं ना, तो चीज़ें फिर बेहतर होने लगी। 23 में साई का इंटरव्यू हुआ, एंड अगेन मम्मी से मैंने बोला कि आई डोंट हैव एनी स्पोर्टिंग बैकग्राउंड, एंड यहाँ पे तो बच्चे मतलब स्पोर्ट्स के सारे नंबर मिलते हैं यहाँ पे, तो मेरा तो होने ही नहीं वाला। एंड बहुत कम लोगों को ये लेते हैं, 9-10 लोगों को लेते हैं आउट ऑफ द 140-150 चंक ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर ऑल गुड। तो मेरा था कि मम्मी ने बोला कि बस तू दे के आ, देखेंगे होगा कि नहीं होगा। तो मैं बस दे के आया एंड लकीली आई गॉट थ्रू। मतलब मेरे को साई में नौकरी मिल गई। तो वही है कि सितारे अलाइंड हुए। फिर 24 में फिर अगेन प्रीलिम्स आया, मैंने प्रीलिम्स दिया, मैंने मेंस दिया। इस बार मेंस में तो फिर भी मैं काफ़ी ऐसे फेज़ में दिया हूँ जहाँ पे आपको जॉब भी करनी पड़ रही है, आपके पास का टाइम भी कम है, और उस टाइम पे ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स चल रहे थे हमारे सितंबर के टाइम पे, जहाँ पे जब मेंस हुआ, इंटरव्यू दिया एंड लकीली आई गॉट थ्रू दिस टाइम। तो इट वाज़ ऑल दिस काइंड ऑफ जर्नी फॉर मी, जो कि काफ़ी एकदम रोलर कोस्टर राइड रही है, कि काफ़ी इमोशनल, काफ़ी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखे हो, एंड देन यू हैव डिसाइडेड टू डू द थिंग्स और नॉट टू डू द थिंग्स। दिस वाज़ माय जर्नी ऑल टुगेदर। I think I feel thank you firstly opening up and owning up so many things. आपने बहुत सारी बातें लोग जनरली बोलते नहीं है, जो स्पेशली अपनी जो फेलियर स्टोरी है, जो आपने जयपुर में जब आपने जेई एडवांस दिया और आपको तभी लग गया कि इंजीनियरिंग करना भी नहीं है, और ऑल दैट सर्चेस, वो एक पर्सनल इंटरेक्शन होता है, तो खुद के साथ खुद की बातचीत वाली बातें हैं। आपने हमसे हमें हमारे साथ वो किया। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे ये चीज़ से रिलेट कर पाते होंगे, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, आज स्कूल में होंगे, कल कॉलेज में होंगे। ये आपके साथ भी हुआ होगा, वेयर यू हैव टू बिलीव इन योर ओन सेल्फ, अपने ही। ये मेरे जो मैं जो समराइज कर पा रहा हूँ, शुभम ने अपने ही कथनी को, अपने ही थॉट पे ही एक्शन लिया। ही डिड नॉट वेट फॉर समबडी टू टेल हिम कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसने जो सोचा उस पर एक्शन लिया। जब क्या होता है फॉर वेरियस एस्पिरेंट, हम नौकरी के साथ कर सकते हैं, क्या हम कैन आई प्रिपेयर इन शॉर्ट, 10 दिन में प्रीलिम्स प्रिपेयर हो जाएगा क्या, और मेरा ऑप्शन अभी सोचा नहीं है क्या, मेंस के बाद कर लूंगा क्या, मैं प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद कर लूंगा। तो शुभम ने आई थिंक हर फेज को एक्सपीरियंस कर लिया। फर्स्ट फिर थिंकिंग एंड देन डूइंग इट एंड रियलाइजिंग कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं पॉसिबल है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इट डजेंट मैटर कि आप कितने ब्रिलियंट हो या जीनियस हो। मेरा एज अ मेंटर ऐसे ही है कि हर एक चीज़ का एक वक्त लगता है। अगर एक प्रीलिम्स में आपको 3 महीना लगता है तो लगता ही है, आप उसको नहीं नेगेट कर सकते। चाहे कोई भी आके बोले मेरे से, मैंने जो टिक मारा सब रहे आंसर निकला, हो सकता है ऐसे एक आध केस, बट दैट इज नॉट तैयारी, दैट इज आपकी किस्मत सही है। बट तैयारी का जो है वो टाइम इतना देना ही पड़ा, और आप देख सकते हो, विच आई कैन ऑब्जर्व फ्रॉम had it been 2022, he was not entirely in the thing. By 2024 and taking that 1 year gap, Shubham had more learning than what he did while during the exam. I, especially keeping his relationship with parents,
और मतलब वो खुद ही बोल रहा है कि आखिर मैं कुछ करूंगा नहीं, क्या कर पाऊंगा। मतलब दिस इज समथिंग वेरी वेरी डिप्रेसिव टॉक, टू बी वेरी फ्रैंक, व्हेन इट हैपेंस। जब वो हो रहा होता है, आप अकेले होते हैं, आपके साथ कोई नहीं होता है, तो जितने लोग बहुत कुछ बोलने से आपका दिमाग सुनने को तैयार नहीं होता है जी, आगे मैं कुछ कर पाऊंगा। एंड बिकॉज ये यूपीएससी का जो स्पेशली जो बहुत दिल के साथ लग जाते हैं इस पर करने के लिए, उनको डिफिकल्ट है एक चीज़ को छोड़ना, ना करना, अनटिल अनलेस कि आपका अटेम्प्ट वगैरह खत्म हो जाए। बट एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो मच ओपन। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन, अ लिटिल बिट एडवाइजरी फॉर ऑल द। आपकी स्टोरी तो बहुत सारी एडवाइजरी है, बट व्हाट यू सी ऑब्जर्व, and as the storyteller or the story of this year, everybody is looking up to you for some advices on books, on preparation, attempt. थोड़ी सी आप for the audience who are planning to be a part of preparing for UPSC, कुछ कह दें please. सॉरी, मेरा अभी नेटवर्क का इशू हो गया था कुछ, तो आई वाज नॉट एबल टू लिसन योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली। I want to say for this section is for audience वो जो listen कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स। आप अगर थोड़ी सी बता दें, बिकॉज नाउ आप हो स्टोरी ऑफ द ईयर, तो थोड़ी सी अबाउट द एग्जाम, कौन सी किताबें और कुछ स्ट्रेटजी या क्या challenges, so that they get inspired. Okay. So I will break the strategy into three parts, as our exam is also centered on three parts. Prelims के लिए I would say कि बेसिक बुक्स करनी है। हर कोई बेसिक बुक्स ही करता है, चाहे वो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज हो गए, और जो भी आपके कोचिंग के नोट्स हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, चाहे आप कहीं से भी करो। और कुछ करंट करंट अफेयर्स के लिए आप कर सकते हैं, जहाँ जो भी सोर्स है आपको ठीक लगता है। तो ये बेसिक तो करना ही है हर किसी को। लेकिन आफ्टर आफ्टर दैट मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दो। मैं अपने एक्सपीरियंस ये बता पा रहा हूँ कि जब 2019 में मैंने चालू किया था, तो दैट दैट ईयर मैंने बहुत कम मॉक टेस्ट दिए, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो गया। जब मैंने मॉक टेस्ट ज़्यादा दिए, तो वो समझ में आता है कि फिर क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अलग आएँगे। आप पढ़े नहीं रहोगे, लेकिन आप बहुत सारे जब मॉक सॉल्व करते हो, तो आपको वो इंट्यूशन हो जाता है, अच्छा ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो सकता है। आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दो, पीवाईक्यूज़ करो, एंड वो एक्सपीरियंस से आपका प्रीलिम्स होता है। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स बहुत टफ पेपर आता है, नो डाउट अबाउट इट। और मुझे हमेशा लगा है कि आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा। आई वाज नॉट वेरी श्योर कभी भी, लेकिन मेरे प्रीलिम्स में डिसेंट इनफ नंबर रहे हैं, 110 120 ऐसे नंबर आए हुए हैं। तो और जब क्लियर नहीं भी हुआ है, तो बहुत मार्जिन से मैं बचा हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत एक मार्जिन का अंतर रहा हो मेरे ना क्लियर होने में और कट ऑफ में। तो गिव लॉट ऑफ टेस्ट एंड देन द बेसिक स्टफ्स। आप अपने कोचिंग के नोट्स या अपने बेसिक मटेरियल्स को आप पढ़ो। मेंस के लिए आपको बहुत सारा आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। आपको आप आंसर राइटिंग करो, जो भी पीवाईक्यूज लिखो, और देखो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो भी आपके नोट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ो। तो मेंस इज ऑल सेंटर्ड ऑन द आंसर राइटिंग। आपका आंसर राइटिंग कितना बढ़िया है, लोगों से आप कॉपी इवेल्युएट करवाओ, और जितना ज़्यादा इवैल्यूएशन होगा, जितनी आपकी गलतियाँ फाइंड आउट होंगी, उतना बढ़िया होगा। ऑप्शनल के लिए एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी लगेगी, जो आपको कहीं भी टॉपर के नोट्स में या टॉपर के वीडियोज़ में मिल जाएगी। लेकिन ऑप्शनल में भी यही है कि आप जितना ज़्यादा लिखोगे, जितनी ज़्यादा बुक्स, स्कॉलर्स को कोट करोगे, जितना आप इंटीग्रेशन करोगे पेपर 1, पेपर 2 का, उतना बढ़िया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंस कि जितना राइटिंग एस्पेक्ट आप अपना इम्प्रूव करोगे, उतना बढ़िया आपका मेंस होगा। रिगार्डिंग द इंटरव्यू, मुझे लगता है कि इंटरव्यू इज द मोस्ट निग्लेक्टेड सेक्शन इन अक्रॉस ऑल द 3 स्ट्रीम, और मैं भी ऐसा ही था। और जो मुझे लगता है, अब रेट्रोस्पेक्टिवली मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है दिस दिस इज वन ऑफ द थिंग व्हिच अगर मुझे मौका मिलता तो मैं इम्प्रूव करता। कि इंटरव्यू को हम हमेशा तब तैयारी चालू करते हैं जब हमारा मेंस हो जाता है, कि जब अब इंटरव्यू का नंबर ही आ गया। लेकिन इंटरव्यू में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। मेंस में तो आप फिर भी कुछ शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक या डेटा वगैरह लगा लगा करके आप नंबर ले आते हो। लेकिन इंटरव्यू में आपको एक बहुत
वाइड एक्सपेंशन चाहिए, आप वेल रेड होने चाहिए, आपसे कुछ भी सवाल कहीं का भी पूछा जा सकता है, कोई भी बोर्ड, कभी कोई बोर्ड एकदम रैंडम सवाल पूछने लग जाता है, तो उसके लिए आपका कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, आपका कितना अच्छा डेप्थ है। आप जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी तैयारी चालू कर रहे हैं, वो अब अभी से आप डिसाइड करो आप कौन-सी हॉबीज़ लिखोगे। आप उन हॉबीज़ को वास्तव में परस्यू करो। और उसमें से सवाल जवाब करो कि ये हॉबी मैं क्यों ले रहा हूँ या ले रही हूँ और इससे क्या सवाल हो सकते हैं, या करंट अफेयर्स में भी जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसमें आप बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग करो। अच्छा, इफ आई एम द डीएम व्हाट आई विल डू? अच्छा, इसमें क्या है? इसमें इंडिया इंडिया ने ऐसा क्यों बोला? इंडिया कुछ और स्टैंड ले सकता था क्या? क्या दूसरा स्टैंड लेने से क्या इश्यू होंगे? ये जो भी आपके फ्रेंड ग्रुप्स हैं या आपके एल्डर्स हैं, उनसे आप डिस्कस करो और उस लैंग्वेज में डिस्कस करो जो आपकी लैंग्वेज होने वाली है। इंग्लिश इज़ योर कंफर्टेबल लैंग्वेज, यू शुड डू इट इन इंग्लिश। हिंदी आपकी लैंग्वेज है तो आप हिंदी में करो। ऐसा कुछ नहीं है कि लैंग्वेज का बैरियर है, दोनों लैंग्वेज में प्रॉपर नंबर मिलते हैं। लेकिन आप उसको प्रैक्टिस करो, सिंस योर जब भी आपने प्रीलिम्स दे रहे हो फिर भी आप प्रैक्टिस करो। तो मुझे लगता है इससे कहीं न कहीं फ़ायदा होगा, और दिस दिस विल बी माय शॉर्ट एडवाइस टू ऑल द कैंडिडेट्स। थैंक यू सो मच। एंड बिफोर वी क्लोज, थोड़ी सी एक रैपिड फायर टाइप का, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कमिंग टू इतना हाई ओरिएंटेड सेशन के बाद, अगर मैं पूछा आपको, आपके मन में जो पहला आएगा आप बताइएगा, डोंट हेजिटेट, इट कैन बी एनीथिंग, जस्ट डोंट से कि नेटवर्क नहीं आया, रिपीट ये भी मत बोलिएगा। तो आपका यूपीएससी जर्नी अगर आप वन वर्ड में डिस्क्राइब करोगे तो कैसे करोगे? परसिवरेंस, पेशेंस। मोस्ट इंस्पायरिंग हिस्टोरिकल फिगर जिसके साथ आप डिनर करना चाहोगे? इट वुड बी महात्मा गांधी, लाइक एज़ यूजुअल। तो आपका लिखा गया था आप ईशा क्रिया भी करते हैं और बुक्स भी पढ़ते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली योर गो टू थेरेपी? My go-to therapy is basically not the inside but the outside. I just vent it out with friends. I'm learning, अगर learning Isha Kriya and everything, but as of now, I am not that learned it, and I still go for friends or to vent it out or everything. फैंटास्टिक। और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले शुभम को रैंक होल्डर शुभम ने कुछ ज्ञान देना था, ये देना होता, आज मुलाकात होती, तो क्या 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 वो गोल्डन वर्ड्स होते? मुझे लगता है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा निकला होता तो मैं बोलता? आपका ये नहीं नहीं, सवाल है। अगर आप आज सोच, आपका पहला अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट वाला शुभम जो था 2019 का, और 2025 का शुभम, 2025 का शुभम 2019 के शुभम को क्या बोलेगा जाके, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना? 2019 में मुझे लगता है कि वेरी ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अगर मेरा पहला अटेम्प्ट में हो जाता आई वुड हैव बीन मोर एरोगेंट, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में भी प्रिपरेशन चालू कर रहा था तो मुझे लगता था कि हमेशा मैं फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर को देखता था, और जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया है जिनका, मैं ऐसे स्टोरीज को हटा देता था कि जिनका फिफ्थ अटेम्प्ट, सिक्स्थ अटेम्प्ट में होता था, और मुझे लगता था यार शायद इन्होंने मेहनत कम की है या ये कम मेहनती थे कि इनको फिर काफी अटेम्प्ट लग गए। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली व्हेन आई एम लुकिंग तो मुझे लगता है कितना इमैच्योर था मैं, और अब मुझे समझ में आता है ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत कम हुई है या ज़्यादा हुई है। इट इज़ ऑल कि जैसे हमने बात की कि सितारे आपके अलाइन्ड है कि नहीं, वेरी वेरी ट्रू एंड इट इज़ वेरी ऑनेस्ट कि इट इज़, आप लोगों से पूछोगे ना अभी कि आपके नंबर इसमें कितने क्यों आए या कैसे इतने ज़्यादा है, इसमें कम क्यों आए? लोगों के पास जवाब, इस सवाल का जवाब ही नहीं है कि उनके जवाब पेपर में नंबर ज़्यादा या कम क्यों आए? उनके इंटरव्यू में पिछली बार कम क्यों थे, इस बार ज़्यादा क्यों हैं? दे कैन जस्टिफाई, आप हर एक चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हो और आपके नंबर कम आएँगे तो आप फिर भी जस्टिफाई कर दोगे आपने ये, क्योंकि हर किसी से गलतियाँ हाँ। होंगी। लेकिन लेकिन यही है कि विद टाइम आई हैव बिकम मोर मैच्योर और ज़्यादा समझ आ गया है चीज़ों का कि यार वो रियलिटीज़ के भी बहुत सारे फेसेट्स होते हैं जिनको हमें देखना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि क लोगों की मेहनत कम होती है, कभी-कभी सितारों का अलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और तभी जाकर के दोनों का जब मिलन होता है तो आपकी किस्मत खुलती है। Fantastic. Well, quite a mature way of looking at things. My next question is, किताब अगर आप, the one book which changed your life, forget यूपीएससी और syllabus books, ऐसी कोई किताब जिसने आपकी change your mindset, impacted you? बहुत सारी किताबें हैं, अगेन आई विल टेल बिकॉज़ आई एम One to इंस्पायर्ड name. विद महात्मा Yeah. गांधी, तो माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो मुझे उसमें उनकी किताब में ये बहुत अच्छी चीज़ें लगती है कि उसमें उन्होंने ना
अपनी बहुत सारी ऐसी बातें भी बता रखी हैं जो कि शायद से वो पब्लिक ना करना चाहें, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उनके बारे में बहुत नेगेटिव ट्रेट्स हैं। लेकिन दैट टेल्स हिज स्टोरी कि हाउ ही फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन ही बिकेम अ सेंट और ही बिकम अ रिवर्ड फिगर, क्योंकि वो अपने कमियों पे किस प्रकार से काम किए और किस प्रकार से आगे बढ़े। तो दैट वाज़ एक्चुअली अ वेरी इंस्पायरिंग बुक टू मी और मुझे उससे काफ़ी सीखने को मिलता है। गुड। अगर मैं कहूँ कि वन कोट जो आपको हमेशा इंस्पायर करती है, कोट कोटेशन कहीं लिखा होगा या लिखते होगे आप, इंस्पायर यू लॉट। You are not born to be an average. You are not born to be an average. सुपर, फैंटास्टिक। सो अगर आई डोंट ऑब्वियसली दिस इज अ क्वेश्चन जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्हाट यू कॉल योर एंटायर एफर्ट, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू और डेस्टिनी? It was a dream, but I feel कि after the lot of in 6 or 7 years the incidents that has happened to me, I would say कि destiny was written and something your hard work and everything that has led you towards your destiny. So there's no विदाउट योर हार्ड perfect वर्क। answer to it, but I feel कि there is a mix of each and everything. We actually don't understand कि what is actually there. बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच शुभम, Thank you so और much. विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे एंड आई जस्ट टेक 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने ये एपिसोड देखा, जो ये पॉडकास्ट देखा, और आपके अगर कोई और सवालात है शुभम से जानने के लिए रिगार्डिंग द एग्ज़ाम और एनीथिंग विच यू वांट टू फील, मे बी आप उनकी यूनिवर्सिटी से हो या उनके स्कूल से हो या कॉलेज से हो या उनको जानते हो भी, अगर ऐसा कुछ आप पूछना चाहें तो यू कैन लेट मी नो, विल शेयर इट विद शुभम। बट शुभम की जर्नी इज एक्चुअली अ मिरर फॉर काउंटलेस ड्रीमर्स। सपने देखना और उस उम्र में सपने देखना और उस पर काम करना, एपीजे अब्दुल कलाम भी वही कहते हैं कि सपने आप देखो लेकिन उस पर काम करना मत छोड़ो। तो शुभम का ये जर्नी इज द एफर्ट ही हैज टेकन टू मेक हिज ड्रीम वर्क। जो उन्होंने अपने गूगल सर्च में किया कि अगर आईआईटी जेई नहीं हो तो ऐसा क्या करूं कि मैं आगे बढ़ पाऊं, आई एम अबव एवरेज, और वो आईएएस का सपना उन्होंने वहां बुना 2015-16 में। एंड स्पेशली जब उनको पता है कि दे कम ही कम्स फ्रॉम अ वेरी small town, he has to take a lot of more effort, he has to go away from family, he has to miss family function, so many challenges। दूर रहना पड़ेगा, हॉस्टल में रहना पड़ेगा, कई लोगों का सुनना पड़ेगा, कई सारे चैलेंजेस जो कि एक अपने आप खुद को वेलकम किया है वो सब सहने के लिए। तो शुभम की जर्नी आज इज डेफिनेटली इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ लिसनर्स हु आर लुकिंग एट, जो ड्रीम करना नहीं छोड़ते, जो सपनों पे काम करना नहीं छोड़ते। So with that, I'm sure Shubham is also going to shine brighter in his role as a public servant in civil services of India, and we wish him all the best to make more records, inspire people throughout his career journey, and definitely we look for a brighter career and डिफरेंट रोल्स और प्लेटफॉर्म जो ये सर्विस आपको देगी। और अगर हमें मौका मिला तो हम फिर से आपको कोई और ओहदे पे या कोई और डेजिग्नेशन में आपको पकड़ के फिर से आपसे इंटरव्यू लेना चाहेंगे, ताकि आप हमारे ऑडियंस को यू इंस्पायर देम ऑल्सो टूवर्ड्स अ बेटर लाइफ एंड द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ, कि ही इज नॉट बॉर्न टू बिकम एवरेज, above average. With that, all the best. Thank you, Shubham. Thank you so much for your time. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much.